हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, मौलिक अधिकार, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लगातार यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसका जो भी मौलिक अधिकार का एक एक आर्टिकल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है और 12 से 35 तक इनके अंतर्गत अनुच्छेद जो हैं वो मौलिक अधिकार के हैं। और ये भारतीय संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। एक एक अनुच्छेद को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मौलिक अधिकार इन्हें लिया कहाँ से गया था? यूएसए से लिया गया था। और कितने कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। और इनके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद जो आते हैं इसके 12 से 35 तक आते हैं। 12 से 35 तक टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 12 से 35 तक 23 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे 7 थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 रह गए। वर्तमान में ये 6 रह गए। इनमें से एक हटा दिया है। एक हटाया गया, कौन सा है? वो था संपत्ति का अधिकार। वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है? संपत्ति का अधिकार है 300 के ए में, आर्टिकल 300 के ए में। और अब वो कैसा अधिकार है? अब वो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ना कि कोई मौलिक अधिकार है। तो अब वर्तमान में जो ये हम पढ़ते हैं 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है समानता का अधिकार, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पर सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 6ठे नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। इन अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में जो आते हैं 14 से 18 तक आर्टिकल आते हैं। समानता के अधिकार में 14 से 18 तक अनुच्छेद आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 2 अनुच्छेद आते हैं। तो यानी कि याद रखेंगे इसे, 14 से 18 तो 5 अनुच्छेद हो गए। और इसमें जो है 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हो गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार के। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 2 अनुच्छेद आ गए इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 25 से 28 तक आर्टिकल कितने आ गए? 4 आ गए। 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल आ गए इसमें। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30 2 अनुच्छेद आ गए इसमें। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 1 अनुच्छेद आ गया। तो अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। समानता के अधिकार 14 से 18 5 अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 4 अनुच्छेद। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 2 अनुच्छेद। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ये आर्टिकल 32 वही है जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने, BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। वैसे तो अगर भारतीय संविधान की आत्मा का सवाल पूछा जाता है वो प्रस्तावना में हो जाता है, उद्देश्य का। लेकिन अगर मोस्टली आपसे यही पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किसे कहा था भारतीय संविधान की आत्मा, तो आप आर्टिकल 32 को बताएंगे। क्या बताएंगे इसमें हम? कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। वैसे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो इसे इतना ही देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम समानता का अधिकार हो गया 14 से 18, जो इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं, उन एक एक अनुच्छेद को डिटेल तक
डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी मौलिक अधिकार के सारे आज तक के जितने भी सवाल एग्ज़ाम में आए हैं सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से, और हमें अपने मौलिक अधिकारों की भी अच्छे से जानकारी कर लेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामान्य जीवन में आपको अपने अधिकारों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में क्या आता है? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून की नज़र में सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब एक समान है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। लिंग, जन्म स्थान, इसके अंतर्गत ये 5 चीज़ें आ रही है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इन 5 चीज़ों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं। ये आर्टिकल 15 है, ये आर्टिकल 15 है। एक बार फिर से दोहराओ इसे। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 चीज़ों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 पर आयुष्मान खुराना जी ने अभी हाल ही में एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 के नाम से ही, उसे देखना आप। तो इन 5 चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। आर्टिकल 16 में आ जाओ, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन मतलब जैसा राजकीय नौकरी हो गया, राजकीय नौकरियों में समान अवसर। अवसर की समानता मिलेगी आपको लोक नियोजन में, राजकीय नौकरियों में, और पूरे समानता के अधिकार में। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई अनुच्छेद है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है अस्पृश्यता कांड। अस्पृश्यता कांड, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत कांड, छुआछूत कांड। ये चीज़ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 17 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पर अगर असमानता के अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट पर पूछा जाता है तो उपाधियों का अंत पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या होगा? उपाधियों का अंत हो गया। उपाधियों के अंत में केवल 2 चीज़ों में, सेना और शिक्षा, 2 जगह पर उपाधियाँ दी जाएगी, बाकी सभी उपाधियों का अंत किया गया। अगर विदेश से किसी को कोई उपाधि मिलती है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति से वो उपाधि ग्रहण की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर? समानता का अधिकार देखा। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 जो हो गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में या राजकीय नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हो गया। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया। समानता के अधिकार में ये जो 5 आर्टिकल थे मैंने आपको ये डिटेल में बताए, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने क्या देखा? समानता का अधिकार पढ़ा हमने। समानता के अधिकार के जो 5 अनुच्छेद थे वो हमने एक एक करके डिटेल में पढ़े। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के जो अनुच्छेद है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद आते हैं। चारों को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये है स्वतंत्रता के अधिकार, ये स्वतंत्रता के अधिकार है। तो देखते हैं हम एक बारी में। तो आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। पहले एक अनुच्छेद लेंगे हम, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। सबसे पहला सवाल यही है, ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि आर्टिकल 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 19 का ए हो गया, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, इस तरीके से चले गए। आर्टिकल 19 के ए में क्या आता है?
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता हो गई इसमें। दूसरा, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई सम्मेलन करना चाहता है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन होना चाहिए। दूसरा, समुदाय या संघ का निर्माण, वो समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं अपना। और आवागमन, पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, आवागमन है। और कहीं भी निवास, पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले इसमें जम्मू कश्मीर अपवाद होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हट गया, अब वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो पूरे भारत में कहीं भी आवागमन, कहीं पर भी निवास। और जो 19 के F में पहले आता था वो आता था संपत्ति का अधिकार। आप इस यहाँ से ये संपत्ति का अधिकार जो है ये हटाया गया। और ये हटाया गया कौन से 44वां संशोधन 448 1978 में, 44वां संशोधन जो है 1978 में हटाया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार रह गया, ये एक विधि का अधिकार रह गया। विधि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है अब एक विधि का अधिकार रह गया, एक कानूनी अधिकार रह गया। और इसे कहाँ पर रखा गया अब, आर्टिकल 300 के ए में। ये अब जो रखा गया आर्टिकल 300 के ए में आ गया। तो इसमें ये संपत्ति का अधिकार आपने इसमें हटा दिया, पहले 7 होती थी अब 6 हैं। तो आर्टिकल 19 के जी में क्या आ गया, व्यापार। अब आप ध्यान रखेंगे, आवागमन, निवास और व्यापार, ये 3 चीज़ें पूरे भारत में ये कहीं भी हो सकता है। ऑल इंडिया के लिए। अब आप इसे आर्टिकल 19 को याद कैसे करेंगे, वो चीज़ें देखो। आप इसे एक ही चीज़ से जोड़ते चलेंगे, जैसा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। अब कोई जब मुझे सुनेगा तो वो यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। तो जब लोग इकट्ठा हो गए भीड़ में तो सम्मेलन हो गया, एक शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसमें अस्त्र शस्त्र लेके आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर रहा है तो उसे सुनने के लिए लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, तो एक शांतिपूर्ण सम्मेलन बन गया। अब जब सम्मेलन बन गया तो फिर वे क्या करेंगे, वे एक इतने लोगों को देखकर वो एक संघ का निर्माण कर लेंगे, एक संघ बना लेंगे, एक समुदाय बना लेंगे। और जब इनका देखो विचारों को प्रकट करा उन्होंने, शांतिपूर्ण सम्मेलन हो गया। जब लोगों ने उसे सुना तो लोग इकट्ठा हुए, सम्मेलन हो गया। और फिर उसने अपनी एक संस्था बना ली, एक संघ बना लिया अपना। अब उन्हें क्या करना है, जो विचार उसने प्रकट करे वो उन लोगों के माध्यम से उसे प्रसार करवाना चाह रहे हैं। तो वे क्या करेंगे, पूरे भारत में जाएंगे, अपने देश में जाएंगे। तो वे क्या चाह रहे हैं अब, आवागमन, यानी कि पूरे देश में कहीं भी आ जाने की छूट चाह रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई। और फिर क्या हुआ, जब वे बाहर जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, तो उन्हें निवास भी करना पड़ेगा वहाँ पर। तो निवास करने की स्वतंत्रता भी दी गई। और फिर जब वे वहाँ पर जा रहे हैं तो हो सकता है वे वहाँ पर निवास भी कर रहे हैं, वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो व्यापार भी कर सकते हैं वे वहाँ पर। तो आप इसे सीक्वेंस में इस तरीके से याद करेंगे। एक बार फिर से बता दूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है तो यह आर्टिकल 1 हो गया, विचारों की स्वतंत्रता हो गई। अब उसे लोगों ने सुना तो एक संघ का निर्माण हो गया। अब उसने एक सम्मेलन बन गया, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन हुआ वहाँ पर। उसने अपने विचारों को रखा तो एक लोगों ने सुना तो सम्मेलन हो गया। सम्मेलन के बाद उसने एक संघ का निर्माण कर लिया। उसके बाद उसे किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता चाहिए, फिर वहाँ पर निवास भी करना पड़ेगा उनको, और फिर व्यापार की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 19 है। लेकिन आर्टिकल 19 इतना बड़ा है कि यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाता।
अब आर्टिकल 19 के जो है ये चीज़ें ख़त्म करो। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट आर्टिकल है ये अभी इसके भी भाग बन जाएंगे। अब आर्टिकल 19 के ए का पहला, 19 के ए का दूसरा, इस तरीके से चलेंगे ये। आर्टिकल 19 के ए का तीसरा, इस तरीके से और भी ये आगे तक बढ़ जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार किसके, ये चीज़ इसमें आपको समझनी है कि विचार किसके। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही विचारों का प्रसार करें। आर्टिकल 19 का ए का फर्स्ट क्या कहता है, अपने या किसी अन्य के विचारों का प्रचार प्रसार। यानी कि जैसा आप इसमें एक उदाहरण के तौर पर समझे, जैसा स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, अपने गुरु के रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। तो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे पूरे भारत में। तो यानी कि अपने और किसी अन्य के विचारों का भी प्रचार प्रसार हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है 19 का ए का सेकंड है। पूरे 19 आर्टिकल 19 में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो यहाँ पर क्या पूछता है वो, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे प्रेस की स्वतंत्रता पूछी जाती है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में। लेकिन आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, कौन से में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में बताएंगे। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए डिटेल में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं ABC, अनुच्छेद 19 के ए के फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो आप बताएंगे 19 के ए के सेकंड में है प्रेस की स्वतंत्रता। वैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसा ये तीसरे में है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता हो गई। अब इससे आगे भी चले गए, इससे आगे भी एक भाग, एक और डिपार्टमेंट इसका बनेगा। इसका थर्ड हो गया, फोर्थ बनेगा, फिफ्थ बनेगा। 4 में जैसा है कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी का फ़ोन नहीं टैप कराएगा, उसमें जो अधिकार आपको दिए गए हैं। और जी एक है जबरन कराया गया वध। पहले क्या होता था, फिल्मों की तरह कि किसी ने किसी को कैद कर लिया, जा उसका हत्या करके आ और इन्हें छोड़ देंगे हम, तो वो होता था जबरन कराया गया वध। जबरन कराए गए वध को भी अवैध घोषित किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले थे 1997 में जो इसने दिए थे, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार में और जबरन कराए गए वध को, दोनों को 1997 में कोर्ट ने फैसले दिए थे, दोनों को ही अवैध घोषित किया गया था। यह आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आप इसे याद कर लेना। ठीक, अब आते हैं हम आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी कि किसी भी दोष को सिद्ध करने में आपको क्या संरक्षण मिला है, आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। तो आर्टिकल 20 में हम आते हैं दोष सिद्धि में संरक्षण। ये आर्टिकल जो है ये एग्ज़ाम दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये समझ आएगा, मैं समझाऊँगा। तो दोष सिद्धि से संरक्षण, अगर कोई अपराधी है, उसका दोष जो है, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसका दोष जो है सिद्ध करना है, उसमें उसे क्या संरक्षण मिला हुआ है, तो आपको समझना है। दोष सिद्धि से संरक्षण में आपके पास में 3 अवस्था है। दोष सिद्धि से संरक्षण में आपके पास में 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं है। यानी कि जिस समय में आपने अपराध किया और उस समय जो कानून लागू है, उसी कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपराध किया, आज आपने एक अपराध किया और उस अपराध के लिए 2 माह की सज़ा है,
तो आपने आज अपराध किया और इस अपराध के लिए 2 माह की सज़ा है तो ये आपको मिल गई, तो ऐसा नहीं होगा कि कल को जाके इसी अपराध के लिए 3 माह की सज़ा हो गई तो आपको बचा हुआ 1 महीना अब काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अपराध के समय में जो कानून लागू है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ये है कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं है, ये इसकी प्रथम अवस्था है। दूसरी, दोहरी क्षति नहीं है, यानी कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, तो दोहरी क्षति नहीं है। दूसरा, स्वयं अभिशंसन नहीं है। अगर आपने अपराध कर भी दिया तो आपसे स्वयं अभिशंसन नहीं कराएगा कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मतलब अपने खिलाफ ही गवाही दे कोर्ट में खड़ा होकर कि तूने मर्डर किया ही किया है, ऐसा नहीं कहेगा। तो इसके आर्टिकल 20 में 2 सिद्धि से संरक्षण में आपके पास 3 अवस्थाएं थी। पहला, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं है, यानी कि जो अपराध के समय कानून लागू है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, बाद में बनने वाले कानून के तहत नहीं। दूसरा, कोई दोहरी क्षति नहीं है, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, दोबारा का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा, स्वयं अभिशंसन नहीं है, यानी कि स्वयं के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दिलाएगा। ये आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 मैंने आपको डिटेल में बता दिए, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में इम्पोर्टेंट क्या क्या है वो देख लो। आर्टिकल 21 को देखेंगे। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देही मतलब देह को पाना, यानी कि जीवन रक्षा का जो अधिकार आता है वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है। दैहिक स्वतंत्रता में जीवन रक्षा का अधिकार निहित है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, प्राण। प्राण का मतलब होता है जीवन, यानी कि वायु। वायु, वायु मतलब श्वास। तो यहाँ पर क्या दिया, श्वास लेने का अधिकार। जैसा एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया, श्वास लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 में आता है श्वास लेने का अधिकार। एक आप इसमें देखेंगे आवास निर्माण, जो आप घर बनाते हैं वो आर्टिकल 21 के तहत बनाते हैं। विदेश यात्रा आर्टिकल 21 में है, इम्पोर्टेंट है। विदेश यात्रा आर्टिकल 21 में है, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत। खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं जो हम, वो भी आर्टिकल 21 के तहत लगाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि ये बस ऐसे ही है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन नहीं, ये सब संवैधानिक होता है। जैसा खेतों में ट्यूबवेल लगाना, ये भी संवैधानिक है, ये आर्टिकल 21 में आता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यानी कि आप निष्पक्ष सुनवाई हो आपकी, ये भी आपका अधिकार है। श्वास लेने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ससम्मान जीने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 में ही है। अगर कोई कैदी है तो कैद में उसकी जो जीवन की आवश्यकता पूर्ति है, उस सब की देख रेख, वो भी आर्टिकल 21 में है। महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, ये चीज़ भी इसी में आती है, आर्टिकल 21 में ही। आर्टिकल 21 में और इम्पोर्टेंट क्या है, आप इसमें देखेंगे निःशुल्क शिक्षा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें। आर्टिकल 21 में क्या है, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप समझेंगे, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार, यानी कि मोहिनी जैन ने कर्नाटक सरकार पर एक मुकदमा किया और इस मुकदमे में इसने क्या करवाया, इसे आर्टिकल 21 में शिक्षा को शामिल कराया था। समझे आप, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। मोहिनी जैन ने क्या करवाया था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार। मोहिनी जैन के मुकदमे में क्या हुआ था कि इसने कर्नाटक सरकार पर मुकदमा करवाकर मौलिक अधिकारों में ये शामिल करवाया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, लेकिन शिक्षा का अधिकार हम कितना देते हैं, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इसने शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल करा दिया, लेकिन उसकी जो आयु सीमा है, जैसा आयु सीमा क्या है उसकी 6 से 14 वर्ष।
अब 14 वर्ष तक के बच्चे को ही निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ये किसने करवाया? ये आप ध्यान रखना, ये जो आयु सीमा फिक्स करवाई थी, ये कराई थी यानी किर्सन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। यानी किर्सन ने आंध्र प्रदेश सरकार पर जो मुकदमा करा था, उस मुकदमे के तहत ही यह क्या हुई थी, 14 वर्ष हुई थी यह शिक्षा, ध्यान रखना। तो यहाँ आयु सीमा जो फिक्स करवाई थी वो किसके मुकदमे पर हुई थी? यानी किर्सन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। और शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, वो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार के मुकदमे पर किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, पहले तो ये मौलिक अधिकारों में शामिल किया आर्टिकल 21 में, लेकिन अब शिक्षा को ही मौलिक अधिकार बना दिया, आर्टिकल 21 का फर्स्ट बना दिया बाद में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसे, यानी कि आर्टिकल 21 का पहला ए बना दिया। और आर्टिकल 21 का जो ए बनाया उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये चीज़ है। यानी कि अब बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया है शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष की आयु में उसका मौलिक अधिकार है कि सरकार उसके लिए शिक्षा बिल्कुल व्यवस्था करेगी। अब एक चीज़ और, ये पहले तो आर्टिकल 21 में शामिल था, लेकिन अब आर्टिकल 21 का ए बना दिया। अब आर्टिकल 21 का जो ए बनाया वो बनाया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये ध्यान रखेंगे आप इसे, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 का ए जो बनाया था, अलग से मौलिक अधिकार जो बनाया था इसे शिक्षा को, वो 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो ये लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 में। यह डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो लागू कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। यह आर्टिकल 21 है जो मैंने आपको डिटेल में बताया। आप इसे आर्टिकल 21 को अच्छे से समझेंगे और इसे तैयार करेंगे। अब आ जाओ आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब आप इसे कैसे समझेंगे, गिरफ्तारी जो है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है जो हिरासत होती है, वह 2 तरीके की होती है। यानी कि एक तो होती है दंड विषयक। इसमें क्या होता है, इसमें कोई मौके पर अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे तो निश्चित रूप से दंड मिलना ही मिलना है, कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन एक हिरासत होती है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत जो ये दंड विषयक होती है ये तो कठोर होती है क्योंकि इसमें तो सज़ा मिलनी है। लेकिन जो यह निवारक हिरासत होती है यह होती है शक होने पर उठाया जाना, शक होने पर उठाया जाना। अब यह निवारक हिरासत को आप कैसे समझेंगे, जैसा कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, उसने क्या हुआ यहाँ पर, जैसा होली आ गई या कोई प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो वे क्या करते हैं, सारे जितने भी अपराधी है या गैंगस्टर है सारों को पहले ही पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब उन्हें शक होने पर ही तो उठा रहे हैं, उन्होंने कोई अपराध थोड़ा ही किया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारी मंशा ये होती है कि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन हम भविष्य में कोई अपराध उनसे ना हो जाए इस चीज़ को रोक रहे हैं। यानी कि भविष्य में अपराध नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हमें उन पर शक है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें निवारक हिरासत के अंतर्गत अरेस्ट कर लेते हैं। जब हमने उन्हें पकड़ लिया निवारक हिरासत में तो हम इन्हें कुछ छूट भी है इन्हें निवारक हिरासत में। अब एक चीज़ कर सकता है वो कि एक तो सूचना, जब उसे पकड़ रही है पुलिस तो उसे सूचना भी ज़रूर देनी पड़ेगी कि तुझे किस उस पर गिरफ्तार किया गया। दूसरा, एक अपना तो वकील भी कर सकता है, वकील से बात कर सकता है, वकील से विधि व्यवसायी जो भी होता है वकील जो होता है उससे परामर्श ले सकता है। तीसरे में क्या है, तीसरे में जो है 24 घंटे का समय है, यानी कि उसे 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। आने जाने का जो समय है वो हटा दो और 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। और अगर वो
ठीक है, वहाँ से कुछ जो उनका बोर्ड होता है वो उसके तहत उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, नहीं भी। वैसे तो जो निवारक हिरासत होती है उसकी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम निवारक हिरासत जो है 3 माह तक भी हो सकती है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि 44वां संशोधन जब हुआ, 44वां संशोधन 1978 में जो हुआ था, इस संशोधन के तहत निवारक हिरासत 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई। लेकिन आज तक यह व्यवस्था चलन में आई ही नहीं है, अब तक भी यह व्यवस्था नहीं आई है। निवारक हिरासत आज भी 3 माह तक ही बढ़ जाती है जब बढ़ती है तो, लेकिन संविधान में संशोधन के तहत 2 माह तक हो गई थी, लेकिन अभी भी चलन में नहीं है। तो ये आर्टिकल 22 आपको समझ आया होगा, निवारक हिरासत। तो इसीलिए जब आर्टिकल 22 को हम पढ़ते हैं तो हम इसमें बस एक ही चीज़ पढ़ लेते हैं कि शक होने पर उठाया जाना, आर्टिकल 22 में आता है। लेकिन आर्टिकल 22 में जो सही रूप होता है वो होता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो आपको मैंने 2 चीज़ क्लियर कराई, एक तो समानता का अधिकार जिसमें आपको 5 आर्टिकल मैंने क्लियर कराए। 5 आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समान भागीदारी, समान अवसर मिलेगा राजकीय नौकरियों में। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत हो गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हो गया। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हो गया। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। और आर्टिकल 20 में क्या हो गया, आर्टिकल 20 में हो गया 2 सिद्धि से संरक्षण हो गया। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गई। और आर्टिकल 22 में क्या हो गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण हो गया। तो मैंने आपको ये 22 आर्टिकल तक करा दिया। अब हमारा जो है समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट हो गया। अब हमारा रह क्या गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक रह गया हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार रह गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इनको भी देखेंगे, इनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।